बैक टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म कर चुके हैं और आज हम आइकम पार्ट 2 अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी, इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, क्या चीज़ है इस चैप्टर की, ये चैप्टर क्या चीज़ है, इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 2 का नेम है द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज विच डू नॉट बाय, मैन्युफैक्चर एंड सेल गुड्स and whose primary object is not to earn profit. Their object is to do good to society through welfare activities. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव अर्निंग्स नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं हमें, जैसे कि चीपा, ईदी वाली एम्बुलेंस, और सियालकोट में ही सुंदस फाउंडेशन जो कि थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए ब्लड प्रोवाइड करता है। ये सब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अर्निंग्स नहीं करते, इनको अपने काम से कोई अर्निंग्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखें, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अकाउंट्स को ज़रूर मेंटेन करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अकाउंट्स को ज़रूर मेंटेन करते हैं। और इसी तरह अपने अकाउंट्स को नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंटेन करती हैं दो तरह से, जिनमें से एक होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के अकाउंट्स क्यों बनाती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। हम इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। देखिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें ड्यूरिंग द ईयर होने वाली ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। देखिए, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो तो ईयर के एंड पर ही बनाए जाते हैं, और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के भी फाइनल अकाउंट्स ईयर के एंड पे ही बनते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। और रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होता है ये कैश बुक की तरह होता है। A receipt and payment account is a summarized cash book for a given period, और ये एक टाइम के लिए कैश बुक की तरह का बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब देखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इट इज़ द अकाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है रेवेन्यू। देखिए, दो टर्म्स हैं, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इज़ अ नॉर्मल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखिए, ये एक ऐसी इनकम होती है जो हमें रूटीन के काम से मिलती है। कोई भी ऐसा काम जो हम रूटीन में करते हैं और उससे हमें पैसे मिलते हैं, तो वो हमारी रेवेन्यू इनकम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक लेदर जैकेट्स की शॉप है और मैं हर रोज़ जो है वो जैकेट सेल करती हूँ। अब ये मेरा रूटीन का काम है, एक दिन बाद नहीं, मैं 2 दिन बाद कोई जैकेट सेल करूँगी, 3 दिन बाद, लेकिन ये फिर भी मेरा रूटीन का काम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे जो मुझे इनकम मिलेगी वो मेरी रेवेन्यू इनकम होगी। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। दीज आर द ऑन गोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूज टू रन द बिजनेस। छोटे मोटे बिजनेस के अखराजात, किसी के बिजनेस है, देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरी लेदर जैकेट्स की शॉप है, तो उसी की एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं कि मेरी शॉप है, मैं उसके बिल्स देती हूँ, कोई कस्टमर आ जाए तो उनको अच्छे से करना, डील करना, या अपने सर्वेंट्स को पे करना, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, ये जो मेरे एक्सपेंसेस होंगे, ये क्या होंगे, मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्योंकि ये मैं रूटीन में करती रहती हूँ, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ज़्यादा टाइम का गैप नहीं आता इसमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए। अब हम देखते हैं कि कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। कि मैंने बताया था दो टर्म्स हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल को देखिएगा, इनकम, कैपिटल इनकम इज़ एन इनकम दैट अराइजेज फ्रॉम एन एसेट। अच्छा जी, एक ऐसा काम
जो हम रूटीन से हट कर करते हैं और हमें उससे पैसे मिलते हैं, हमें इनकम मिलती है, उसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। फिर से अपनी शॉप वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी शॉप है और मैंने वहाँ पे जो कुछ शॉप का फर्नीचर है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सब सेल कर देती हूँ। अब वो तो मेरा एसेट है, जो फर्नीचर्स होते हैं हमारा एसेट होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फ़र्नीचर जो है ये पुराना हो गया शॉप का, तो मैं इसको सेल कर देती हूँ। अब मैंने अपना फ़र्नीचर अपनी शॉप का सेल कर दिया, उससे मुझे पैसे मिले, ये मेरी कैपिटल इनकम है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो अपनी शॉप का फ़र्नीचर नहीं ना सेल करती। तो जो रूटीन से हट कर काम होता है इसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। Capital expenses are the one-time large expenses of fixed asset that will be used for larger period। जैसे कि मैंने पहले कैपिटल इनकम की एग्जांपल दी कि मैंने अपनी शॉप का फर्नीचर सेल कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने फर्नीचर सेल किया, अब मैं कहती हूँ कि जी मुझे नया फर्नीचर लेना चाहिए, अपनी शॉप के लिए कोई अच्छा सा फर्नीचर लेना चाहिए। अब मैंने दोबारा से फर्नीचर जो है परचेज़ किया। अब मैं रोज़ रोज़ फर्नीचर परचेज़ भी नहीं करती, अगर मैं रोज़ रोज़ उसको सेल नहीं करती तो रोज़ परचेज़ भी नहीं करती हूँ, ये मेरा रूटीन का काम नहीं है। तो इस पे जो मेरे पैसे खर्च होंगे उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूँगी, क्योंकि ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद कोई काम किया जाए, एक अच्छे खासे टाइम गैप के बाद कुछ भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करें, उससे हमें पैसे आएँ या उससे हमारे पैसे लगें, तो वो कैपिटल होते हैं। जी, तो वापस अब चलते हैं हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट इज़ एन अकाउंट थ्रू विच द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सर्टेन। कोई जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, दूसरे बिजनेस की बात की जाती है, तो हम उसको प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। उन्होंने उनकी जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको लॉस बोलते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस और लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर्ड एट द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखें, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था वो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस का बनाया जाता है, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये अकाउंटिंग ईयर के लास्ट पे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको प्रिपेयर करने का मेथड क्या है। देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है तो पहले ऊपर वो लिख लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर पहले वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर दिया हुआ है वो लिखेंगे। एक्सपेंडिचर्स रुपीज़, इनकम रुपीज़, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इंडिकेट कर दिया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में भी इसी तरह के हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे और उसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लिखते थे, इसमें हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर एंड इनकम। डेप्रिसिएशन, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने बहुत डेप्रिसिएशन किए हैं, लेकिन हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑन अकाउंट ऑफ यूज़ ऑफ एन एसेट और डिक्रीज इन इट्स वैल्यू ऑन अकाउंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, हम कोई एसेट लेते हैं ना, हमारे बिजनेस का जो भी एसेट होता है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हर चीज़ की वैल्यू जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। इसकी आप एग्जांपल ले लें कि जैसे कार्स होती हैं, अब ब्रांड न्यू कार्स होती हैं तो उन पे जी हम लेते हैं जब वो यूज्ड हो जाती हैं, हमने उनको 1-2 साल या कुछ माह तक उसको यूज़ किया, फिर हम उसको सेल करते हैं अपनी कार को, तो वो उसी प्राइस पे, उसी अमाउंट पे सेल नहीं होती जिस पे हमने परचेज़ की होती है, वो कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो वैल्यू कम हुई होती है उसको बोलती है, वो क्या होती है उसकी, वो उसकी डेप्रिसिएशन होती है। और डेप्रिसिएशन हर चीज़ की विद द पैसेज ऑफ टाइम होनी ही होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, डेप्रिसिएशन करने के 2 मेथड्स लिखे हुए हैं। पहले यहाँ पर देखिएगा, मेथड नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ AC इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये का एक AC था जिसके ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन करनी थी हमने। सो हमने सिंपली 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 किया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 1,000 रुपीज़। इस 1,000 रुपीज़ को हमने 10,000 रुपीज़ में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 9,000। तो ये 9,000 अब क्या होगा, AC की जो अमाउंट है ये वो होगी। अब सेकंड वाली में देखिएगा, AC परचेज्ड फॉर 10,000 रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर को AC लिया, फर्स्ट डेट को लिया है, यानी वो अक्टूबर का पूरा मंथ यूज़ हुआ है। डेप्रिसिएट 10% फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स वो यूज़ हुआ ना, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
सो हमने 10,000 को पहले देखें, उन्होंने बताया कि 10% डेप्रिसिएशन करनी है, तो हमने पहले क्या किया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 किया, जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी वो की, तो हमारे पास आ गया 1,000 रुपीज़। अब आप देखें 1,000 रुपीज़ तो वो है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन, लेकिन पूरा साल तो ऐसे यूज़ ही नहीं हुआ, हमने तो उसको यूज़ ही सिर्फ 3 मंथ्स किया है, तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, ये आप देखें ये पॉइंट हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं, जब वो लोन लेते थे और उसके ऊपर वो बताते थे कि इतने मंथ्स वो लोन जो है वो यूटिलाइज़ हुआ है, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पेबल जो होता था हम इसी तरह से करते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि फिर हमने देखा कि 1,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, क्योंकि वो 3 मंथ्स यूज़ हुआ है, और उसको टोटल मंथ्स के साथ यानी कि डिवाइड बाय 12 किया, तो हमारे पास आ गई जो अमाउंट 250 रुपीज़ थी। इसको हमने अब 10,000 में से माइनस किया, क्योंकि 250 जो है ये अब एक्चुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 3 मंथ्स की, तो इसको हमने 10,000 जो कि रियल अमाउंट थी उसमें से माइनस कर दिया। 9,750 रुपीज़ जो है ये अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। इस चैप्टर में आपको बुक पर जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा होगा, और यानी कि वो ड्यूरिंग द ईयर की जो ट्रांजेक्शन हैं वो लिखी होंगी, और उसको सिर्फ हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमने लिखनी है। सिर्फ उसमें से ये चीज़ देखनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ रेवेन्यू है और क्या चीज़ कैपिटल है, और ये इसमें बताया गया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि इसमें सिर्फ हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम्स लिखनी होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सो सिर्फ इस चीज़ को आपको इंडिकेट करना आना चाहिए कि क्या चीज़ रेवेन्यू है और क्या चीज़ कैपिटल है, और डेप्रिसिएशंस होंगी इस तरह से, अगर उन्होंने के बताया हुआ है कि कितने मंथ तक वो चीज़ यूज़ हुई है तो फिर किस तरह से डेप्रिसिएशन करनी है मैंने ये भी बता दिया, और सिंपल डेप्रिसिएशन किस तरह से होगी ये भी बता दिया। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ 7 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है, आपको पता चल गया है कि अब हमने चैप्टर नंबर 2 में करना क्या है, किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, डेप्रिसिएशंस क्या चीज़ होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, लाइक माई वीडियोज़, एंड अल्लाह हाफिज़।